अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खरगोश फार्मिंग के लिए जगह की ज़रूरत। यानी कि आप जो फार्म शुरू करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक तो जो फार्म का साइज़ शुरू करना चाह रहे हैं, यानी कि उसको ज़रा आसानी से बताने की खातिर हम पहले ही इसके कुछ 3 मॉडल्स बना चुके हैं, जैसे कि 60 खरगोशों का, 120 खरगोशों का, या फिर बहुत बड़ा फार्म जो कि 350 रैबिट का है। तो उस लिहाज से उसकी सारी तफसील जो है वो फिजिबिलिटी में हम दे चुके हैं इंशाल्लाह, बारी बारी शेयर भी करेंगे आपसे। बहरहाल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि उसके लिए शेड की कितनी जगह होनी चाहिए और उसमें जो चारे के लिए जो ज़मीन है वो कितनी होनी चाहिए, यानी जिससे आपका खर्च जो है वो कम से कम हो और आसानी से जो है अपने रैबिट और या उसकी जो पैदावार होती है उसको आप एकोमोडेट कर सकें अपने पिंजरों में। तो जो 60 खरगोशों का मॉडल है इसके लिए कम से कम 10 मरलों का शेड कम से कम होना चाहिए 60 खरगोशों का, जिसमें 45 मादाएँ होती हैं और 15 नर खरगोश होते हैं, यानी एक नर के साथ 3-3 मादाएँ होती हैं। यानी ये जो 60 खरगोश और 60 खरगोश से जो आपके पास पैदावार आनी है उस सब के लिए 10 मरले का शेड जो है ये काफ़ी है। और इन्हीं 60 खरगोशों के लिए जो ज़मीन या चारा चाहिए तो वो भी डिपेंड करता है। कुछ ज़मीन ज़रा अच्छी होती है, नहरी ज़मीन ज़रा बेहतर पैदावार देती है, जो बारानी ज़मीन होती है वो थोड़ा सा कम पैदावार देती है। तो जो नहरी ज़मीन होती है, अगर तगड़ी ज़मीन है आपके पास तो आपके पास लगभग 4 एक कनाल अगर ज़मीन है तो ये आपके जो रैबिट हैं उसके खुराक का तकरीबन 100% हिस्सा को जो है वो कवर कर लेती है। अगर तो आपके पास ज़मीन ऐसी है कि वो तगड़ी नहीं है, पैदावार उसकी कम नहीं है, या फिर बारानी ज़मीन है, तो वहाँ पे आप फिर रकबे को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, खरगोश फार्मिंग के लिए जगह की ज़रूरत के हवाले से अगर कोई सवाल है तो कर लें वरना फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा आदिल भाई, ये सवाल ये है कि अभी आपने इतने बड़े एरिया पे ये रखे हुए हैं, अगर हम इन्हें डबल स्टोरी कर लें क्योंकि उसी कैपेसिटी में मतलब तादाद बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो जो लेबर भी आपकी वही सारा उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है जी। उसमें क्या बात है, मैं देख रहा था इसमें स्लोप पे लग जाती है नीचे 2 पोर्शन में। हाँ, इसमें ये जो डबल पोर्शन वाले हैं ये पॉसिबल हैं और इंशाल्लाह करीब हमने डबल पोर्शन का कोई केज जो है वो डिज़ाइन करना है जो लोगों के लिए जो है एक मतलब आसानी पैदा हो, उसको देख के उसके मुताबिक वो बना सकें। लेकिन ये है कि उसमें फिर आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो थोड़ी सी बढ़ जानी है, वो कम नहीं होनी। यानी कि नीचे जो वेस्ट आता है, नीचे जो सारा फुजला आता है तो वो तो लड़के आसानी से जो है वो इसके नीचे इतनी जगह है बैठने की, आराम से जो है वो लड़का सारा कुछ गन जो है वो समेट के लगभग घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर सारा कुछ समेट लेते हैं। यानी 1 कनाल का शेड है ये, आराम से ये साफ़ हो जाता है। लेकिन अगर इसको हम फ़र्ज़ करें ट्रे में लेके आते हैं तो फिर उस ट्रे की डिपेंड करता है कि वो ट्रे किस टाइप का है। अगर वो फिक्स लगा हुआ है तो फिर ये होना चाहिए कि लाजमी उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम हो, कोई तरीक़ेकार हो कि उसमें से जो फजला है वो सारा नीचे जो है आराम से गिर सके। या फिर अगर वो ट्रे सिस्टम है तो ट्रे सिस्टम में फिर और ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, यानी कि एक एक ट्रे को आप बाहर निकालते हैं, फिर उसको साफ़ करते हैं, फिर वापस लगाते हैं और उसमें फिर सफाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, चूँकि उस ट्रे का और केज का जो फ्लोर होता है उसके बीच जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो डिस्टेंस कम होने की वजह से जल्दी आपने फिर सफाई करनी है। अगर सफाई आप लेट करते हैं तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियाँ जो है वो डेवलप हो सकती हैं। अमोनिया डेवलप होता है या फिर ये अक्सर ये जो स्केबीज़ की बीमारियाँ, डर्माटाइटिस की बीमारियाँ, ये काफ़ी ज़्यादा फिर तेज़ी से फैलती हैं। स्लोप नीचे लगी होती है वो उससे ज़्यादा बेहतर। अगर स्लोप हो और स्लोप भी अगर कोई इस तरीके से हो कि वो सेल्फ क्लीनिंग हो फिर तो बड़ा बेहतरीन है। अच्छा, एक और मैंने देखा था ये बकरियों का चाइना में कि नीचे इसके जो होता है ना कन्वेयर बेल्ट जी पट्टे वाला, हाँ, वो चलाया होता है। हाँ, तो वो चलाते हैं सारी महंगी पेशाब आगे आ जाता है। वो इसमें भी होता है। जो मतलब बाहर ममालिक में जो कुछ बैटरी सिस्टम, केज सिस्टम है तो उसमें इन्होंने केज के नीचे जो है वो बेल्ट लगाया होता है। तो बेल्ट हर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद वो रोटेट करता है। तो एक ब्लेड सा लगा होता है, उससे जो है वो सारा गन जो है वो हटा दिया जाता है और वो सारा गन जो है एक नीचे जो बकेट टाइप पड़ा होता है उसमें सारा इकट्ठा होता है और बाहर फेंक देते हैं। मतलब अगर ये डबल स्टोरी बनाए, हाँ, दोनों के नीचे वो लगा दें वो
कन्वेयर बेल्ट नहीं, वो जो ऐसे वो प्लेट, हाँ, स्लोप जो है, हाँ, तो दोनों की जो प्लेटें हैं वो गिरे कन्वेयर बेल्ट के ऊपर। हाँ, तो कन्वेयर बेल्ट ऑटो चला दो, ऑटो चल जाता है, स्विच लगा दी मोटर के साथ। उसमें तो फिर यानी कि वो जो स्लोप है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि सिर्फ केज का ये खरगोश का फ्लोर जो ऐसा डिज़ाइन हुआ हो कि उसमें मैक्सिमम लेवल तक जो है सेल्फ क्लीनिंग हो। जो बचा कुचा हो तो वो फिर एक लड़का हर हफ्ते बाद 3 दिन बाद लाजमी उसमें सफाई करता है। एक फ्लोर आगे एक फ्लोर पीछे। हाँ, कन्वेयर बेल्ट जैसे कि एक ऊपर फ्लोर है तो उसके लिए एक बेल्ट लग गया है, अगर नीचे है तो उसके लिए बेल्ट लग गया है। उसमें तो वो फिर ट्रे वगैरह की या स्लोप की ज़रूरत ही नहीं है, बस वो सारा जो है ट्रे के ऊपर आ रहा है। हाँ, अलबत्ता यूरिन के लिए हो सकता है, ये हो सकता है उसमें ऐसे बनना। एक ये है ना केज, एक इसके पीछे हो ऊपर, उसके जो नीचे वाला केज है उसके नीचे ट्रे लग जाए ना, हाँ, तो वो बेल्ट में गिरा दे, ऊपर वाले से डायरेक्ट उस बेल्ट में गिर जाए। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी पॉसिबल है। यानी ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी अगर मज़ीद इसमें जिद्दत लाने की कोशिश करें तो बिल्कुल आ सकती है और कामयाबी से आ सकती है। ये यहाँ पे ऐसे केजेस बनाने वाले मौजूद हैं, लेकिन वो फिर एक फार्मर के लिए थोड़ा सा कॉस्टली हो जाती है। यानी कि अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर हो उसके लिए तो समझ लें वही सबसे फिजिबल तरीका है, उसमें बीमारियां मज़ीद कम हो जानी है। यानी कि ज़ाहिर है कि सफाई का सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा, टाइमली हो जाएगा, आपके मर्जी के मुताबिक उसमें सफाई होती है, आसानी से होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइएगा कि ये अंदर हम गए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, स्मेल आ रही है जी, तो क्या ये आबादी में ये काम हो सकता है? बेहतर तो ये है कि ये आबादी से बाहर किया जाए। बहरहाल ये जो स्मेल आ रही है बेसिकली चूंकि विंटर शुरू हो गया है, विंटर में हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि रात के टाइम यह मुकम्मल तौर से क्लोज होता है। अच्छा, कि जो ठंडी हवा है वो अंदर ना आ सके, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत स्मेल विंटर में डेवलप होती है। अदरवाइज अगर बाकी राउंड देयर अगर हम देखें तो इसकी जो वेस्ट की जो स्मेल है वो ना होने के बराबर होती है, शर्त ये कि वेल वेंटिलेटेड जगह हो। बिल्कुल नहीं होती वे, ये आजकल में डेवलप हुई है, चूंकि मोस्टली जिस तरह यहाँ से देखें फिक्स बंद हुआ है, कुछ जगहों से फिक्स बंद हुआ है। अगर उस परले शेड में जाए वहाँ पे फिर स्मेल इससे भी थोड़ी ज़्यादा है, चूँकि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मतलब कुछ जगहों से खुल रहा है, कुछ जगहों से बंद है। इस शेड में मोस्टली जगह जो है वो रात को बंद हो जाता है, सुबह वापस खुल जाता है, तो मुमकिन हद तक वेल वेंटिलेटेड है ये। वेंटिलेशन अगर राउंड 24 आवर होगी फिर ये स्मेल नहीं होती, टाइम पे सफाई हो और जो है वेंटिलेशन हो, फिर स्मेल नहीं होती। जैसे यूरोप में मैंने देखा है इस साइड पे भी केज है, इस साइड पे भी पिंजरे हैं, सेंटर में रास्ते में जगह बनी है बीच में जी, वो इतने खुले डुले नहीं है जी, क्लोज है, और एंड पे ना वो बड़ा पंखा लगा हुआ है भाई एग्जॉस्ट में जी जी, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है मॉडल, ये वाला मॉडल ज़्यादा बेहतर है खुला डुला? ये खुला डुला ये कुदरती है तो सस्ता पड़ जाता है, चूँकि कुदरती हवा तो चलती है हर वक्त। हाँ, अलबत्ता जो हबस का मौसम होता है जहाँ पे हवा बिल्कुल रुक जाती है, बंद हो जाती है, तो उस केस में एक इंडस्ट्रियल फैन जो है हमने भी रखा हुआ है, जिसका फ्लो कम से कम जो है वो 80 फुट तक है, 80-90 फुट तक, यानी कि वो हवा को एक साइड से दूसरी तरफ जो है वो थ्रो कर सके, जिससे स्मेल भी कम हो जाती है और बीमारियां भी कम हो जाती है। तो बहरहाल वो भी हो सकता है उसमें। वहाँ पे तो सर्दी भी ज़्यादा होती है यूरोप में, ये हो सकती है कि उन्होंने सारा कवर किया हो लेकिन स्मेल निकालने के लिए फैन चलाते हैं। बिल्कुल वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एग्जॉस्ट वो असल में रैबिट तो देखें सर्दी बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन हमारी तरफ ये स्पेशली इसमें जो छोटे बेबीज होते हैं सिर्फ ये मुतासिर होते हैं, बड़े रैबिट को कुछ भी नहीं होता सर्दी से। यानी कि आप तजर्बा करके देखें, शदीद सर्दी में आप इसको बाहर छोड़ दें, ये आराम से सरवाइव कर जाता है। गर्म जो है मिजाज का है ये, तो ठंडा मौसम इसको बड़ा सूट करता है। जैसे कि शीप्स हैं तो वो ठंडे से ठंडा मौसम जो है ये बर्दाश्त कर लेते हैं। तो बहरहाल इनमें जो छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं तो उनमें थोड़ा सा एहतियात करना होता है, या उनकी खातिर, चूँकि अभी ये ब्रीडिंग सीज़न है, तो ब्रीडिंग सीज़न में छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनमें। सम टाइम ऐसा होता है कि माँ ने अगर टाइम पे दूध नहीं दिया तो बच्चा जो है बाकी ग्रुप से भूख की वजह से थोड़ा सा वो अपने ग्रुप से अलग हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा भी उसको ठंड लग जाती है तो बिल्कुल वो उसका बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उस पर चूँकि बाल नहीं होते। तो बहरहाल सर्दियों में ये बात वैसे भी छिड़ गई है, तो सर्दियों में नेस्ट बॉक्स के लिए मटेरियल हम ज़्यादा देते हैं, यानी कि जो नेस्टिंग के लिए जो मटेरियल होता है वो ज़्यादा देते हैं कि ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा कवर्ड तरीके से वो नेस्टिंग करके तो वो बच्चों को संभाल के रखे।
फिर इंशाल्लाह कुछ मसला नहीं होता। टेम्परेचर इसका कितना होगा? अगर तो हम आइडियल टेम्परेचर की बात करें तो वो 8 से लेकर 26 डिग्री के दरमियान होना चाहिए, जिसमें समझ लें कि आप पूरा साल मुसलसल नॉन स्टॉप हर तरह से ब्रीडिंग ले सकते हैं। अगर हम बर्दाश्त की बात करें तो बर्दाश्त ये कर लेता है लगभग 2-3 डिग्री से लेकर मैक्सिमम हमने देखा है कि 36 डिग्री तक जो है ये बर्दाश्त कर देते हैं, 36 डिग्री तक। अगर तो इससे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है और साथ में हवा में हबस भी है तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, यानी कि आपके जानवरों को मुतासर कर सकती है या फिर उनकी इम्यूनिटी को ऐसा डिस्टर्ब कर से खाना पीना कम कर देंगे। अगर कोई बीमारी हो उनमें कोई ये सब पहले से बीमारियां, चूँकि हर इंसान में हर जानदार में पहले से बीमारियां छुपी होती हैं, जब वो स्ट्रेस में आता है तो वो बीमारी फिर उभर के आती है, इम्यूनिटी लो होती है तो वो फिर हमला करती है बीमारी। अच्छा, इसमें एक सवाल हो रहा है, सवाल निकले चले करते जाते हैं कुछ नहीं। जी आप भी फारग हैं, हम भी फारग हैं। जी जी। अच्छा, ये बताएं कि अगर हम इसे, जैसे आप कह रहे हैं कि 18 से 26 आपने कहा है ना मोहल्ले में? नहीं, 8 से 26। 8 से 26 8 से 26 तो बड़ा फर्क हो गया। हम चले 18 से 26 कर देते हैं। अच्छा। अगर हम 18, 20, 22 के बीच में इसे टेम्परेचर दे देते हैं पूरा साल, तो क्या पूरा साल इससे हम प्रोडक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ये हमारा तजर्बा रहा है। पहले हमें ये लगता था कि शायद गर्मी का एनवायरनमेंट या इससे कुछ जुड़े कुदरती ऐसी चीज़ें हों इनके अंदर कि ये फिर प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तो एनवायरनमेंट अच्छा है तो ये साल के किसी भी महीने में आपको पैदावार दे देते हैं, और ये खुद से हीट पे भी आएंगे, खुद से बच्चे भी देंगे और अच्छी पैदावार दे सकते हैं। इनमें इनसे कितने क्लच ले सकते हैं साल में? अगर तो वही अच्छा एनवायरनमेंट हो जिसमें अगर कोई ब्रेक ना आए तो मैक्सिमम हम 6 क्लचेस ले सकते हैं। अच्छा, 6 क्लचेस ले सकते हैं। 6 क्लचेस में आप सपोज कर लें अगर 8 की एवरेज आ रही है, 7 की आ रही है, तो तकरीबन ये 42 बेबीज हो गए हैं। एवरेज तकरीबन आप कह सकते हैं कि मिनिमम 25 बेबीज आ सकते हैं और मैक्सिमम 45-40 तक आ सकते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इन्हें क्लोज माहौल दे के, जिसमें हमें ज़ाहिर एग्जॉस्ट भी लगाने पड़ेंगे, सारा कुछ करना पड़ेगा, कूलिंग पैड भी हो सकता है लगाने पड़ जाए जी, तो वो सारा मतलब इनसे 40 बच्चे साल के हम ले के, तो ये इकनॉमिकल रहेगा हमारे लिए? हाँ हाँ, नो डाउट ये इकनॉमिकल रहेगा, बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल रहेगा। चूँकि आपने ये माइक्रो लाइफ स्टॉक है, आपने इन्हिसार करना है ज़्यादा मादाओं पे, तो जब ज़्यादा मादाओं की आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फिगर बनता है। यानी कि आप सपोज कर लें कि 100 मादाएँ हैं, तो 100 मादाओं को अगर आप 40 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 100 मादाओं से आपके पास 400 बच्चे आ गए हैं। 400 बच्चों के हिसाब से अगर आप पहले 3 महीनों में 2.5 महीनों में आप कैलकुलेट करें तो 2 किलो तक अगर वज़न आपके पास आ रहा है तो मतलब कि 400 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 800 किलो का वज़न आपके पास 100 मादाओं से आ गया। हालांकि 100 मादाओं के एक फार्म जो है ये एक छोटे साइज़ का कमर्शियल फार्म आप कह सकते हैं, यानी जिसको एक बंदा आराम से जो है संभाल सकता है। अच्छा, अगर ये सारा साल हम इनसे ब्रीडिंग नहीं लेते, गर्मी में अमूमन ये ब्रीड नहीं करते, तो फिर हम 3 क्लच लेते हैं इस साल में? पेशावर में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, चूँकि वो एक गर्म इलाका है, वहाँ पे टेम्परेचर अप टू 48 डिग्री तक जो है चला जाता है गर्मियों में। वहाँ पे हमने मैक्सिमम एवरेज जो हमारा आता रहा है तो वो 4 से 5 की एवरेज आप कह सकते हैं कि आती रही है। तो अगर वो उधर गर्मियों में हमने क्लोज फार्मिंग नहीं उसकी की, मतलब वो सारा माहौल नहीं दिया उसे, फिर 5 क्लच लेनी है, तो सारा खर्चा करके हमने 6 क्लच लेने हैं, तो क्या ये फ़ायदेमंद चीज़ है? डेफिनेटली फ़ायदेमंद चीज़ है, यानी कि आपने हर साल उससे फिर ये पैदावारी सलाहियत बढ़ गई है ना। एक क्लच बढ़ा। एक तो हमारी वहाँ पे चूँकि फुल एफिशिएंसी के साथ ये 5 क्लचेज आते रहे, चूँकि हर फार्मर के लिए इतनी एफिशिएंसी पॉसिबल होगी नहीं होगी ये कंफर्म नहीं है, तो आप 4 आप कह सकते हैं। जिस तरह हमारा जो ये मॉडल है जिसमें हमने एक फिजिबिलिटी बनाई हुई है, तो पहले साल में पूरे साल में हमने सिर्फ 3 क्लचेस की कैलकुलेशन की हुई है, लेकिन 3 क्लचेस की कैलकुलेशन के साथ भी इतने माशाल्लाह से नुमाया जो अदाद शुमार आ रहे हैं कि अगर आप उसको कंपेयर करें पोल्ट्री फार्म से या फिर बतख के फार्म से या किसी और की ट्रेडिशनल फार्म से, तो उससे बेहतर आपको मुनाफा मिल रहा है। चूँकि उसकी जो अगर आप जिस तरह हमने 100 मादाओं की पैदावार कैलकुलेट की है और उससे हमें फ़र्ज़ करें पैदावार हमें मिल गई है जी, अच्छा ये 100
40 और 100 ये कैलकुलेशन हमारी गलत नहीं हुई, ये गलत हुई है जी, ये गलत हुई है, क्योंकि 100 × 40 ये 4000 बेबीज आ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि यार किधर